नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ऑनलाइन स्टडी ग्रुप में। करंट अफेयर्स की विशेष श्रृंखला के अंतर्गत आज की क्लास में जनवरी 2023 माह के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय करंट को कंप्लीट कराया जाएगा। जो लोग चैनल पर नए जुड़े हैं उनको बताना है कि इसके पूर्व में घटनासार के माध्यम से दिसंबर 2022 तक के करंट को कंप्लीट कराया जा चुका है। प्लेलिस्ट बनी है, आप वहां से उसे कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। इसमें सबसे पहला टॉपिक है पश्चिम बंगाल की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस। याद रखिएगा 30 दिसंबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस कार्यक्रम में पार्टिसिपेट किया। यहाँ पर जो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि ये जो पश्चिम बंगाल की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस है ये कहाँ से कहाँ तक चलेगी, तो आपका जवाब होगा हावड़ा को न्यू जलपाईगुड़ी से जोड़ेगी और इसका प्रारंभ हावड़ा रेलवे स्टेशन से किया गया। याद रखिएगा इस पश्चिम बंगाल की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस के अलावा प्रधानमंत्री ने कोलकाता मेट्रो की भी कुछ परियोजना का शुभारंभ किया है। ये परियोजना जोका एस्प्लेनेड मेट्रो परियोजना के रूप में है, अर्थात पर्पल लाइन है ये, जो कि जोका तारातल खंड का भी शुभारंभ किया गया। क्लियर है? अगला देखिए, अगला टॉपिक है लोकायुक्त विधेयक 2022। याद रखिएगा 28 दिसंबर 2022 को महाराष्ट्र विधानसभा ने लोकायुक्त विधेयक 2022 को पारित किया। इसमें मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद को भी भ्रष्टाचार विरोधी लोकायुक्त के दायरे में लाया गया है और ऐसा करने वाला महाराष्ट्र भारत का पहला राज्य बन गया है, तो इसको ध्यान में रखेंगे। यदि हम विधेयक के कुछ प्रमुख प्रावधानों की बात कर लें तो याद रखिएगा मुख्यमंत्री के खिलाफ कोई भी जांच शुरू करने से पहले लोकायुक्त को विधानसभा से मंजूरी लेनी होगी। इसके तहत प्रस्ताव के लिए महाराष्ट्र विधानसभा के कुल सदस्यों के कम से कम 2/3 सदस्यों का अनुमोदन आवश्यक है। यहां पर एक बात और याद रखेंगे कि आंतरिक सुरक्षा या सार्वजनिक व्यवस्था से संबंधित मुख्यमंत्री के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप से जुड़े मामलों की जांच लोकायुक्त नहीं करेगा। यदि हम इसके कुछ और महत्वपूर्ण प्रावधान की बात करें तो इसमें यह है कि इसमें सुप्रीम कोर्ट या बॉम्बे हाईकोर्ट का कोई जज होगा। दूसरी बात, लोकायुक्त में अधिकतम 4 सदस्य होंगे जिसमें से 2 न्यायपालिका के होंगे। और याद रखिएगा जो लोकायुक्त होंगे वो या तो किसी उच्च न्यायालय के वर्तमान या पूर्व मुख्य न्यायाधीश होंगे। क्लियर है? अगला देखिए, अगला टॉपिक है केंद्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण संस्थान। याद रखिएगा 31 दिसंबर 2022 को केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कर्नाटक के देवनहल्ली में केंद्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण संस्थान की आधारशिला रखी। ये जो केंद्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण संस्थान है इसको शॉर्ट फॉर्म में CDTI कहा जाता है। और कहां पर आधारशिला रखी गई? कर्नाटक के देवनहल्ली में। याद रखिएगा अमित शाह ने भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस अर्थात ITBP के आवासीय और प्रशासनिक परिसरों का भी उद्घाटन किया है। यदि हम केंद्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण संस्थान अर्थात CDTI के उद्देश्य पर बात करें तो इसका उद्देश्य है पुलिस बलों के कार्य प्रणालियों को और अधिक सुगम बनाना। क्लियर है? अगला देखिए, याद रखिएगा वर्तमान समय में पुलिस के सामने नारकोटिक्स, जाली नोट, उन्माद फैलाने वाले संगठन, आतंकवाद से जुड़ी समस्याओं जैसी विभिन्न चुनौतियां हैं। इनसे निपटने के लिए सुरक्षा बलों में सामंजस्य बैठाने के लिए संस्थाओं के माध्यम से संवाद, संगोष्ठी और अधिक सहयोग महत्वपूर्ण है। अगर हम वर्तमान में बात कर लें कि केंद्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण विश्वविद्यालय भारत में कितनी जगह पर है तो याद रखिएगा ये 5 जगह पर है। कहाँ कहाँ? जयपुर में, चंडीगढ़ में, हैदराबाद में, गाजियाबाद में और कोलकाता में। याद रखेंगे उत्तर प्रदेश स्पेशल के संदर्भ में कि उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में केंद्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण विद्यालय है। क्लियर है? अगला देखिए, अगला टॉपिक है जुआरी ब्रिज गोवा। याद रखिएगा केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के द्वारा गोवा में भारत के दूसरे सबसे लंबे केबल वाले 8 लेन जुआरी ब्रिज का उद्घाटन किया गया। याद रखिएगा गोवा ने एकीकृत संचालन प्रबंधन के लिए PED गोवा ऐप भी लॉन्च किया है। क्लियर है? यहां पर अगर हम जुआरी ब्रिज की बात कर लें तो जुआरी ब्रिज उत्तरी गोवा और दक्षिणी गोवा के बीच में यह पुल एस्टेब्लिश किया गया है। दूसरी बात, जुआरी ब्रिज से NH 66 को जुआरी नदी के जुआरी भाग पर आगाकैम और कोरटालिम गांव के बीच ले जाया गया है। यदि हम इस पुल की लंबाई की बात करें तो ये 640 मीटर लंबा है। याद रखिएगा जुआरी ब्रिज का काम जून 2016 में शुरू किया गया था। अभी आपने देखा कि यह देश का सबसे लंबा नहीं, दूसरे नंबर का सबसे लंबा पुल था। यदि आपसे यह पूछा जाए कि देश का सबसे लंबा केबल ब्रिज कौन सा है तो आपका जवाब होगा गुजरात के भरूच में नर्मदा नदी पर बना ब्रिज जो है ये देश का सबसे लंबा केबल ब्रिज है। इसकी लंबाई कितनी है? 1344 मीटर और इसकी चौड़ाई है 20.8 मीटर। तो यहाँ पर आपको प्रमुख बात याद रखनी है कि देश का सबसे लंबा केबल ब्रिज गुजरात के भरूच में नर्मदा नदी पर, और देश का जो दूसरा सबसे लंबा केबल ब्रिज है वो कहाँ पर है? वो है गोवा में। क्या नाम है? जुआरी ब्रिज। क्लियर है? याद रखेंगे। अगला देखिए, यदि हम भारत के शीर्ष 5 सबसे लंबे पुल की बात कर लें तो इसमें पहले नंबर पर आता है भूपेंद्र हजारिका ब्रिज जो कि 9.15 किलोमीटर लंबा है। इसका उद्घाटन 2017 में किया गया। दूसरा है दिबांग रिवर ब्रिज जिसकी लंबाई 6.20 किलोमीटर है। इसका उद्घाटन 2018 में किया गया।
तीसरा है महात्मा गांधी सेतु, इसकी लंबाई है 5.75 किलोमीटर, जिसे 1982 में प्रारंभ किया गया। बांद्रा वर्ली सीलिंग, ये लंबाई में 5.57 किलोमीटर है, इसका उद्घाटन 2009 में हुआ। और 5वें नंबर पे आता है बोगीबील ब्रिज, जिसकी लंबाई 4.94 किलोमीटर है और इसका उद्घाटन 2018 में किया गया। क्लियर है? देखिए ये जो नाम दिए गए हैं ये भारत के शीर्ष 5 सबसे लंबे पुल हैं, और जो ऊपर आपने जुआरी ब्रिज पढ़ा है ये दूसरे नंबर का सबसे लंबा केबल ब्रिज है। क्लियर है? अगला देखिए, अगला टॉपिक है ब्रिटिश इंडियन आर्मी स्मारक। याद रखिएगा, दोनों विश्व युद्धों में ब्रिटिश सेना में 40 लाख से अधिक भारतीय सैनिकों की सेवा और बलिदान को मान्यता देने के लिए स्कॉटलैंड के ग्लासगो शहर में एक स्मारक बनाने की मंजूरी दी गई है। क्लियर है? तो ये ब्रिटिश इंडियन आर्मी स्मारक कहां बनेगा? स्कॉटलैंड के ग्लासगो में। याद रखिएगा, ग्लासगो सिटी काउंसिल ने इस परियोजना से जुड़े आवेदन को सशर्त मंजूरी दी है। यहां पर एक बात और आप ध्यान रखेंगे कि इससे केवलिन ग्रो आर्ट गैलरी एंड म्यूजियम के पास निर्मित किए जाने वाले इस स्मारक के डिजाइन को अंतिम रूप देने का मार्ग प्रशस्त हो गया है। क्लियर है? अगला देखिए, अगला टॉपिक है ई स्पोर्ट्स यानी इलेक्ट्रॉनिक स्पोर्ट्स। याद रखिएगा, भारत सरकार ने आधिकारिक तौर पर बहु खेल आयोजनों के एक भाग के रूप में ई स्पोर्ट अर्थात इलेक्ट्रॉनिक स्पोर्ट्स को मान्यता दे दी है। याद रखिएगा, युवा मामलों और खेल मंत्रालय के तहत खेल विभाग ने ई स्पोर्ट्स का संचालन किया है। क्लियर है? अगला देखिए, याद रखिएगा, ये जो फैसला है ये राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संविधान के अनुच्छेद 77 के सब क्लॉज 3 में दिए गए अधिकारों को प्रयोग करते हुए ई स्पोर्ट्स से संबंधित नियमों में बदलाव के बाद इसे किया है। यहां पर याद रखिएगा, जकार्ता एशियाई खेल 2018 में ई खेलों को नुमाइशी खेल के रूप में शामिल किए जाने के बाद इसे बहु खेल आयोजन का हिस्सा बनाने की मांग उठ रही थी। यहां पर एक बात और याद रखिएगा कि बर्मिंघम में आयोजित पहली कॉमनवेल्थ ई स्पोर्ट चैंपियनशिप में न्यूजीलैंड को हराकर इंडिया ब्रॉन्ज मेडल जीत चुका है। क्लियर है? यहां पर एक बात और जानना आवश्यक है कि जो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति है इसने भी ई खेलों को बढ़ावा दिया है और जून 2023 में सिंगापुर में पहला ओलंपिक ई स्पोर्ट सप्ताह मनाया जाएगा। तो पहला ओलंपिक ई स्पोर्ट सप्ताह कब मनाया जाएगा? जून 2023 में। कहां पर? सिंगापुर में। और अगले साल चीन में एशियाई खेलों में ई खेलों का पदार्पण होगा। क्लियर है? यहां पर एक बात और याद रखिएगा, जो इंडियन स्पोर्ट्स इंडस्ट्री है उसने ई स्पोर्ट को गेमिंग शब्द के तहत क्लब करने को लेकर कड़ी आपत्ति जताई है। यदि हम ई स्पोर्ट की बात करें तो याद रखिएगा, ई स्पोर्ट अर्थात इलेक्ट्रॉनिक स्पोर्ट ऑनलाइन गेमिंग को एक दर्शक खेल में बदल देता है। क्लियर है? याद रखिएगा, इसका अनुभव एक पेशेवर खेल आयोजन देखने के समान है जिसमें दर्शक वीडियो गेमर्स को आभासी वातावरण में एक दूसरे के खिलाफ प्रतिस्पर्धा करते हुए देखते हैं। यदि हम ई स्पोर्ट ऑनलाइन गेमिंग के उदाहरण की बात कर लें तो इसके अंतर्गत काउंटर स्ट्राइक, लीग ऑफ लेजेंड्स, ओवरवॉच, फोर्टनाइट और डोटा 2 शामिल है। अगला टॉपिक है 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस। याद रखिएगा, 3 जनवरी 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस अर्थात ISC में संबोधन किया। याद रखिएगा, यदि आपसे यह पूछा जाए कि ये जो 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन है ये कहां पर किया गया, तो याद रखिएगा, राष्ट्र संत तुकडोंजी महाराज नागपुर विश्वविद्यालय महाराष्ट्र में इसका आयोजन किया गया और इसी वर्ष इसने अपनी शताब्दी मनाई है। यहां पर याद रखिएगा, ये जो 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस है इसका अगर मुख्य विषय पूछा जाए आपसे तो इसका विषय था महिला सशक्तिकरण के साथ सतत विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी। तो यहां पर विषय को आप जरूर याद रखेंगे। याद रखिएगा, ये 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन 5 दिन चला और इस दौरान सतत विकास, महिला सशक्तिकरण और विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर चर्चा हुई। यदि हम 108वीं विज्ञान कांग्रेस के आयोजन का प्रमुख आकर्षक केंद्र पर बात करें तो यह है मेगा एक्सपो प्राइड ऑफ इंडिया। याद रखिएगा, 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस में प्रतिभागी महिलाओं को STEM अर्थात S फॉर साइंस, T फॉर टेक्नोलॉजी, E फॉर इंजीनियरिंग एंड M फॉर मैथ यानी महिलाओं को STEM शिक्षा अनुसंधान के अवसरों और आर्थिक भागीदारी तक पहुंच बनाने के तरीकों पर भी बातचीत हुई है। यहां पर एक बात और याद रखिएगा, यदि आपसे यह प्रश्न पूछा जाए कि भारतीय विज्ञान कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन था वो कब हुआ था, तो आपका जवाब होगा 1914 में। अगला टॉपिक देखिए, एशियाई प्रशांत डाक संघ। याद रखिएगा, जनवरी 2023 में भारत ने एशियाई प्रशांत डाक संघ का नेतृत्व संभाला है। ये जो एशियाई प्रशांत डाक संघ है इसको शॉर्ट फॉर्म में APPU कहा जाता है और इसका मुख्यालय बैंकॉक, थाईलैंड में। क्लियर है? अगला देखिए, याद रखिएगा, अगस्त से सितंबर 2022 के दौरान बैंकॉक में आयोजित 13वीं APPU कांग्रेस के दौरान सफलतापूर्वक चुनाव के बाद
डाक सेवा बोर्ड के पूर्व सदस्य डॉक्टर विनय प्रकाश सिंह को 4 वर्ष के कार्यकाल के लिए संघ के महासचिव का पदभार दिया गया है। तो यहां पर अगर आपसे ये पूछा जाए कि एशियाई प्रशांत डाक संघ अर्थात APPU के नए महासचिव कौन हुए हैं, तो याद रखिएगा डॉक्टर विनय प्रकाश सिंह। क्लियर है? अब यहां पर एक बात और आप ध्यान में रखेंगे कि यदि आपसे पूछा जाए कि APPU का लक्ष्य क्या है, तो इसका लक्ष्य है डाक सेवाओं के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए सदस्य देशों के बीच डाक संबंधों का विस्तार करना, सुविधा देना और उनको सुधारना। याद रखिएगा, यह पहली बार है जब कोई भारतीय नागरिक डाक क्षेत्र में एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन का नेतृत्व कर रहा है, इसलिए यहां पर डॉक्टर विनय प्रकाश सिंह का नाम और इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला देखिए, यदि हम एशियाई प्रशांत डाक संघ अर्थात APPU की स्थापना की बात कर लें, तो इसकी स्थापना 1961 में हुई और इसकी स्थापना मनीला में आयोजित एक डाक गोलमेज सम्मेलन के दौरान की गई। इसे 1 अप्रैल 1962 को लागू किया गया। क्लियर है? यानी ये जो प्रस्ताव है, ये प्रस्ताव 1961 में आया था मनीला में आयोजित एक डाक गोलमेज सम्मेलन में, और इसे लागू कब किया गया? 1 अप्रैल 1962 को। अगला है, यूरो अपनाने वाला क्रोएशिया 20वां सदस्य बन गया है। याद रखिएगा, 1 जनवरी 2022 को क्रोएशिया ने यूरोप के पासपोर्ट मुक्त यात्रा क्षेत्र में सम्मिलित होने के लिए यूरो को अपनाया और इस प्रकार वो यूरो अपनाने वाला 20वां देश बन गया है। यानी क्रोएशिया के पहले 19 ऐसे देश हैं जिन्होंने यूरो को करेंसी के रूप में अपनाया है। याद रखिएगा, यूरो को अपनाने से यात्रा व्यापार करना सरल होगा। विदेश जाने वाले क्रोएशियाई लोगों को मुद्रा विनिमय की परेशानी का भी सामना नहीं करना पड़ेगा। यदि हम यूरोपीय संघ की बात करें तो इसमें 27 देश शामिल हैं, ठीक है, और ये एक सशक्त आर्थिक और राजनीतिक ब्लॉक के रूप में कार्य करता है। अगला देखिए, अगला टॉपिक है 18वीं राष्ट्रीय स्काउट और गाइड जम्बूरी। याद रखिएगा, 4 से 10 जनवरी 2023 तक राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राजस्थान के पाली जिले के रोहट में आयोजित 18वीं राष्ट्रीय स्काउट गाइड जम्बूरी का उद्घाटन किया। तो याद रखेंगे, ये जो राष्ट्रीय स्काउट गाइड जम्बूरी 2023 है, ये क्रम में 18वीं है और इसका उद्घाटन कहां पे किया गया? राजस्थान के पाली जिले के जोहट में। याद रखिएगा, राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र ने इस समारोह की अध्यक्षता की थी और इसकी थीम क्या थी? याद रखेंगे, इसकी थीम थी शांति के साथ प्रगति है। क्लियर है? तो इसकी थीम क्या थी? शांति के साथ प्रगति। यहां पर एक बात और याद रखिएगा, जम्बूरी में भारतीय छात्रों के साथ साथ बांग्लादेश, घाना और मलेशिया के स्काउट गाइड ने भी पार्टिसिपेट किया। यहां पर एक बात और याद रखिएगा कि राजस्थान स्काउट गाइड संगठन को 66 साल बाद फिर से राष्ट्रीय जम्बूरी की मेजबानी मिली है। इसके पहले 1956 में राष्ट्रीय जम्बूरी की मेजबानी की गई थी राजस्थान की तरफ से। यहां पर एक बात और आप ध्यान में रखेंगे कि यदि हम 17वें राष्ट्रीय जम्बूरी के आयोजन की बात कर लें तो इसका आयोजन कर्नाटक में हुआ था 29 दिसंबर 2016 से 4 जनवरी 2017 तक। क्लियर है? तो ये जो 18वीं राष्ट्रीय स्काउट गाइड जम्बूरी है, इसका आयोजन राजस्थान में किया गया और कहां पर? पाली जिले के रोहट में। और जो 17वीं राष्ट्रीय स्काउट गाइड जम्बूरी है, इसका आयोजन कर्नाटक के मैसूर में किया गया था। इन दोनों को याद रखेंगे, कई बार आपसे पिछला भी पूछ दिया जाता है। यहां पर एक बात और याद रखिएगा कि यहां पर संविधान पार्क का भी उद्घाटन किया गया। तो याद रखेंगे, जयपुर स्थित राजस्थान के राजभवन में संविधान पार्क के निर्माण को किया गया और इसका उद्घाटन किसने किया? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। याद रखिएगा, ये जो राजभवन में संविधान पार्क तैयार किया गया है, इसके लिए पहल वहां के राज्यपाल कलराज मिश्र ने की थी। अगर हम यहां पर अंतर्राष्ट्रीय स्काउट गाइड जम्बूरी की बात कर लें तो जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्काउट गाइड जम्बूरी का आयोजन है, वो क्रम के तौर पर 24वां है और ये कहां पर आयोजित हुआ था? अमेरिका में। और कब आयोजित हुआ था? तो 22 जुलाई से 2 अगस्त 2019 के बीच हुआ था। यदि हम 24वीं विश्व स्तरीय की जम्बूरी की थीम की बात कर लें तो वो था अनलॉक अ न्यू वर्ल्ड। क्लियर है? यदि हम 25वीं विश्व जम्बूरी जो कि प्रस्तावित है 2023 में, इसी वर्ष होनी है, ये कहां पर होगी? तो याद रखिएगा, ये दक्षिण कोरिया में आयोजित होगी। कब से कब तक होगी? तो 1 अगस्त से 12 अगस्त 2023 के बीच। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय स्काउट गाइड जम्बूरी का जो 25वां संस्करण है वो 2023 में 1 अगस्त से 12 अगस्त के बीच होगा, प्रस्तावित है। और इसकी थीम क्या डिसाइड है? ड्रॉ योर ड्रीम। क्या है? ड्रॉ योर ड्रीम। अगला देखिए, अगला है मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट गोवा। याद रखिएगा, गोवा में एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जिसका नाम है मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। याद रखिएगा, इस मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम बदल दिया गया है और रखा गया है मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट मोपा गोवा। क्लियर है? तो याद रखेंगे, इसका नाम बदल दिया गया है। यहां पर एक बात और आप ध्यान में रखेंगे कि ये जो गोवा का मोपा ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा है, इसका उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री ने दिसंबर 2022 में किया था। क्लियर है? अब इसका नाम मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट मोपा कर दिया गया है। अगला देखिए, अगला टॉपिक है हाइड्रोजन संचालित ट्रेन। याद रखिएगा, चीन हाइड्रोजन संचालित शहरी ट्रेन को लॉन्च करने वाला एशिया का पहला
और विश्व का दूसरा देश बन गया है। क्या नाम है उस देश का? चीन। क्लियर है? ये एशिया में पहला और विश्व का दूसरा देश है। अब यहाँ ये प्रश्न होगा कि यदि ये विश्व का दूसरा देश है हाइड्रोजन संचालित ट्रेन के माध्यम में शहरी क्षेत्र में, तो यहाँ पर पहला कौन है? तो याद रखिएगा सितंबर 2022 में हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन की शुरुआत जर्मनी में की गई थी। क्लियर है? तो जर्मनी पहला है और दूसरे नंबर पे चीन है। याद रखिएगा चीन की कंपनी ने यह दावा किया है कि इसकी अधिकतम स्पीड 160 किलोमीटर प्रति घंटा होगी और यह बिना ईंधन भरे 600 किलोमीटर तक चल सकता है। चीन के अधिकारियों ने यह भी बताया कि ट्रेन के संचालन से डीजल कर्षण की तुलना में जो CO2 का उत्सर्जन है उसमें प्रतिवर्ष 10 टन की कमी आएगी। आप सभी को पता है कि इस ट्रेन में हाइड्रोजन फ्यूल सेल का इस्तेमाल किया जाएगा। ट्रेन की छतों पर हाइड्रोजन को स्टोर किया जाएगा और ऑक्सीजन के मिलने पर यह H2O अर्थात पानी बनाता है। याद रखिएगा इसमें किसी भी प्रकार का प्रदूषण नहीं होता है और न तो इंजन से कोई आवाज आती है। अगर हम भारत के संदर्भ में बात कर लें तो राष्ट्रीय हाइड्रोजन ऊर्जा मिशन के तहत हरियाणा में सोनीपत जिंद में 89 किलोमीटर रेलवे मार्ग पर देश की पहली बार हाइड्रोजन ईंधन से संचालित पैसेंजर ट्रेन चलाई जाएगी। क्लियर है? तो ये भी भारत के संदर्भ में याद रखेंगे। और इंटरनेशनल वे में बात करेंगे तो पहली जर्मनी में और दूसरी चीन में। अगला देखिए, अगला है सियोम पुल। याद रखिएगा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अरुणाचल प्रदेश में सियोम पुल का उद्घाटन किया है। क्लियर है? याद रखिएगा राजनाथ सिंह ने सीमा सड़क संगठन के द्वारा कुछ और पूरी की गई 27 आधारभूत परियोजनाओं का भी उद्घाटन किया है। क्लियर है? तो याद रखेंगे सियोम पुल कहां पर है? अरुणाचल प्रदेश में है। यहां पर एक बात और याद रखिएगा, अलंग इकियोंग रोड पर बनाए गए सियोम पुल की मदद से सेना के वाहनों हथियारों को वास्तविक नियंत्रण रेखा से लगे ऊपरी सियांग जिले, तुतिंग और इंकियांग क्षेत्र में पहुंचने में आसानी होगी। यदि हम सियोम पुल की लंबाई की बात कर ले तो ये 100 मीटर लंबा है और ये सियोम नदी पर बना है। और सियोम नदी के बनने से के ऊपर पुल बनने से यहां स्थानीय लोगों को भी आवाजाही में आसानी होगी। अगला टॉपिक है सूडान में महिला शांति रक्षकों का दस्ता तैनात। याद रखिएगा भारत सूडान में संयुक्त राष्ट्र मिशन के लिए दूसरी बार महिला शांति रक्षकों का दस्ता तैनात करेगा। आप सभी को यह जानकारी होनी चाहिए कि संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन के अनुसार 2007 में लाइबेरिया में पहले महिला दस्ते की तैनाती के बाद संयुक्त राष्ट्र मिशन में महिला शांति रक्षकों की भारत की यह सबसे बड़ी एकल तैनाती होगी। यानी सबसे पहली तैनाती 2007 में लाइबेरिया में की गई और अब सूडान में दूसरी बार महिला शांति रक्षकों दस्ते की तैनाती की जाएगी। इसमें 2 अधिकारी और 25 अन्य रैंक के अधिकारी सहित यह पूरा भारतीय दस्ता UNISFA कार्यदल का हिस्सा होगा। क्लियर? यहां पर एक बात और याद रखिएगा, सूडान के अबेई क्षेत्र में इस दस्ते की तैनाती की जाएगी और इस दस्ते को उत्तर तथा दक्षिण के बीच टकराव की स्थिति वाली सीमा की निगरानी का कार्य करना होगा और मानवीय सहायता प्रदान करनी होगी। अगला देखिए, अगला है ताड़ के पत्तों का विश्व का पहला पांडुलिपि संग्रहालय। याद रखिएगा केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में ताड़ के पत्तों का विश्व का पहला पांडुलिपि संग्रहालय खोला गया है। यहां पर याद रखिएगा इस संग्रहालय में 19वीं सदी के आखिरी तक लगभग 650 वर्ष राज करने वाले त्रावणकोर साम्राज्य के प्रशासनिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक पहलुओं के साथ साथ राज्य के मध्य कोची की सीमाओं और आगे उत्तर में मालाबार की झलक भी मिलती है। क्लियर है? यहां पर एक बात और याद रखिएगा, ये जो केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में ताड़ के पत्तों का जो विश्व का पहला पांडुलिपि संग्रहालय खोला गया है, इस संग्रहालय में कोलाचेल के प्रसिद्ध युद्ध की भी जानकारी उपलब्ध है। याद रखिएगा इस कोलाचेल युद्ध में त्रावणकोर के वीर राजा अनिजाम तिरुमल मार्तंड वर्मा ने ईस्ट इंडिया कंपनी को पराजित किया था। क्लियर है? और ये जो अनिजाम तिरुमल मार्तंड वर्मा है, इनका समय कब से कब तक है? 1729 से 1758 तक। याद रखिएगा ये जो संग्रहालय है ये 300 साल पुरानी इमारत में स्थित है। अगला देखिए, अगला टॉपिक है भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो। याद रखिएगा पश्चिम बंगाल में हुगली नदी के अंदर भारत की पहली अंडर वाटर सुरंग बनाई जा रही है। किस नदी पर? हुगली नदी पर। यहां पर याद रखिएगा इसका निर्माण कोलकाता के ईस्ट वेस्ट मेट्रो कॉरिडोर के हिस्से के रूप में किया जा रहा है और इसमें जो लागत आएगी वो आएगी 120 करोड़ रुपए की। याद रखिएगा ये जो परियोजना है ये कोलकाता मेट्रो रेल कारपोरेशन की तरफ से की जा रही है और उन्होंने बताया कि ये जो भारत की पहली अंडर वाटर सुरंग है ये दिसंबर 2023 तक पूरी हो जाएगी। ये जो हुगली नदी में पानी के नीचे मेट्रो रेल सेवा है ये कोलकाता और हावड़ा शहरों को आपस में जोड़ेगी। यहां पर एक बात और याद रखिएगा, यदि हम समुद्री तल से देखें तो ये 13 मीटर और जमीन से 33 मीटर नीचे है। क्लियर है? इतनी बात आप यहां पर इस अंडरग्राउंड मेट्रो रेल सेवा के बारे में याद रखेंगे। अगला टॉपिक है जाति और आर्थिक गणना 2023। याद रखिएगा 7 जनवरी 2023 को बिहार में जाति और आर्थिक गणना शुरू की गई। ये पूरी प्रक्रिया 2 चरणों में होगी। इसका जो पहला चरण है वो 21 जनवरी तक चलेगा जिसमें लोगों के मकानों की गिनती हुई और जो दूसरा चरण है वो 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक चलेगा।
यहाँ पे आपको ये भी जानना आवश्यक है कि बिहार से पहले राजस्थान और कर्नाटक में भी जाति जनगणना हो चुकी है। अब ये प्रश्न उठ सकता है कि ये जाति जनगणना क्यों कराई जा रही है? तो इससे दलित पिछड़ों की सही संख्या मालूम होगी और उनके लिए जो विकास परियोजना है उनको बनाई जा सकती है। अगला देखिए, लो स्मोक सुपीरियर केरोसिन तेल। याद रखिएगा, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड अर्थात बीपीसीएल, जो कि एक महारत्न कंपनी है और फॉर्च्यून ग्लोबल 500 में भी शामिल है, इस बीपीसीएल ने जम्मू में भारतीय सेना के लिए लो स्मोक सुपीरियर केरोसिन ऑयल लॉन्च करने की घोषणा की है। क्लियर है? तो याद रखेंगे किसने ये घोषणा की है? बीपीसीएल ने। याद रखिएगा, बहुत कठिन इलाकों में काम कर रहे हमारे सैनिकों को स्वच्छ ईंधन प्रदान करने की दिशा में कम धुआं करने वाले मिट्टी के तेल को के लिए ये लॉन्च किया गया है। क्लियर है? अगला देखिए, अगला टॉपिक है स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन वीक 2023। याद रखिएगा, 10 से 16 जनवरी 2023 तक वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग के द्वारा स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन वीक का आयोजन किया गया। तो याद रखेंगे, ये जो स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन वीक 2023 है, कब से कब तक? तो 10 से 16 जनवरी 2023 तक। किसके द्वारा? उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग, जिसको शॉर्ट फॉर्म में डीपीआईआईटी कहा जाता है, इसके द्वारा आयोजन किया गया। यहां पर एक बात और याद रखिएगा कि 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस मनाया जाता है। यह भी यहां पर महत्वपूर्ण है। और अगर हम देश में बात करें फिलहाल, तो 87,000 से ज्यादा स्टार्टअप हैं। क्लियर है? याद रखिएगा, विजेता स्टार्टअप संस्थापकों को 5 लाख रुपए नगद पुरस्कार और इंक्यूबेटर और एक्सेलरेटर को 15 लाख रुपए मिले हैं। प्रथम राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कारों की घोषणा 2020 में की गई थी। क्लियर है? अगला देखिए, अगला है भारतीय फिल्म में ऑस्कर के लिए नॉमिनेट। याद रखिएगा, निर्देशक विवेक अग्निहोत्री, इनकी फिल्म का नाम क्या है? द कश्मीर फाइल्स। इसको ऑस्कर 2023 के लिए चुना गया है। तो याद रखेंगे, याद रखिएगा, यह फिल्म वर्ष 1990 में हुए कश्मीरी पंडितों के पलायन पर आधारित है। और द कश्मीर फाइल्स के अलावा कंतारा, RRR, गंगूबाई काठियावाड़ी और छेलो शो को भी ऑस्कर 2023 के लिए चुना गया है। क्लियर है? इसमें द कश्मीर फाइल्स काफी चर्चा में रही थी, इसलिए इसको प्रमुखता से ऊपर दिखाया गया। आप अन्य फिल्मों को भी याद रखेंगे। और इसके निर्देशक का नाम क्या है? विवेक अग्निहोत्री। अगला देखिए, याद रखिएगा, अगर हम ऑस्कर जीतने वाले पहले भारतीय की बात करें तो उनका नाम है भानु अथैया। भानु अथैया एक पोशाक डिजाइनर है। क्लियर है? इन्होंने 1983 में गांधी फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ कॉस्ट्यूम डिजाइन के लिए ऑस्कर जीता था। तो आप भानु अथैया साहब के नाम को भी याद रखेंगे। अगला देखिए, अगला है फ्रांस में सेवानिवृत्त की जो आयु है वो 62 से 64 कर दी गई है। याद रखिएगा, फ्रांस सरकार ने 2030 तक सेवानिवृत्ति की आयु को 62 से बढ़ाकर 64 करने की घोषणा की है। एक बात और याद रखेंगे कि जो न्यूनतम सेवानिवृत्ति की आयु है ये उन लोगों पर लागू होगी जिन्होंने अर्हता प्राप्त करने के लिए पर्याप्त वर्षों तक काम किया है। क्लियर है? तो ये कहां पर हो रहा है? फ्रांस में। अगला देखिए, अगला टॉपिक है ऑस्ट्रेलिया के पब्लिक स्कूलों में पंजाबी भाषा। याद रखिएगा, ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने यह फैसला लिया है कि ऑस्ट्रेलिया के स्कूल में पंजाबी भाषा को भी शामिल किया जाएगा। क्लियर है? और यह बात वहां के शिक्षा मंत्री सू एलेरी ने बताया है। यहां पर एक बात और याद रखिएगा कि 2021 में पाठ्यक्रम में तमिल, हिंदी और कोरियाई भाषा को शामिल किया गया था। क्लियर है? उसके बाद स्कूलों में पंजाबी पढ़ाने का अब फैसला लिया गया है। इसके पीछे रीजन क्या है? 2016 के मुकाबले 2021 में ऑस्ट्रेलिया में पंजाबी बोलने वालों की संख्या में 80% की बढ़ोतरी हुई है। इसलिए ऑस्ट्रेलिया सरकार ने यह फैसला लिया है कि वो अपने पाठ्यक्रम में अब पंजाबी को भी ऐड करेगी। इसके पहले 2021 में किसको किसको शामिल किया था? तमिल, हिंदी और कोरियाई भाषा को। अगला देखिए, अगला टॉपिक है एवी गंगा विलास। याद रखिएगा, 13 जनवरी 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के वाराणसी में विश्व के सबसे बड़े नदी क्रूज, जिसका नाम है एमवी गंगा विलास, इसको हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। याद रखिएगा, ये जो विश्व का सबसे बड़ा नदी क्रूज है ये उत्तर प्रदेश के वाराणसी से प्रारंभ हुआ है और ये असम के डिब्रूगढ़ तक जाएगा। याद रखिएगा, इस क्रूज के यात्रा कार्यक्रम के तहत भारत के 5 राज्यों और बांग्लादेश की 27 नदियों में 3200 किलोमीटर से अधिक दूरी ये तय करेगा। अगर आपसे ये पूछा जाए कि इसमें किस आईआईटी ने सहयोग किया है तो याद रखिएगा आईआईटी रुड़की ने। यानी आईआईटी रुड़की के साथ शोध करके रिवर कंजर्वेसी वर्क किया गया और इको फ्रेंडली तकनीक के माध्यम से पानी को चैनलाइज और ड्रेजिंग की गई है। ठीक है? यानी इस पूरे कार्यक्रम में किस आईआईटी ने सहयोग किया? आईआईटी रुड़की ने। याद रखिएगा, ये क्रूज 51 दिनों की यात्रा के दौरान 50 पर्यटन स्थलों को कवर करेगा, जिसमें विश्व धरोहर स्थल होंगे, राष्ट्रीय पार्क होंगे, नदी घाट होंगे। याद रखिएगा, अगर हम शहरों की बात कर ले तो इसमें बिहार में पटना, झारखंड में साहिबगंज, पश्चिम बंगाल में कोलकाता, बांग्लादेश में ढाका और असम का गुवाहाटी भी इसमें शामिल है। अगला देखिए, अगला टॉपिक है उत्तराखंड महिलाओं को 30% आरक्षण देगा। याद रखिएगा, उत्तराखंड के राज्यपाल हैं गुरमीत सिंह।
उन्होंने सरकारी नौकरी में विधेयक में राज्य की आदिवासी महिलाओं को 30% क्षैतिज आरक्षण देने की मंजूरी दे दी है। याद रखिएगा, इसके लिए उत्तराखंड का आदिवासी प्रमाण पत्र होना आवश्यक है। यहां पर आरक्षण क्षैतिज बताया गया है, यानी क्षैतिज आरक्षण का मतलब क्या है? महिलाओं, ट्रांसजेंडर समुदाय या विकलांग व्यक्तियों जैसे लाभार्थी की अन्य श्रेणियों को प्रदान किए गए समान अवसर से है। क्लियर है? अगला देखिए, अगला टॉपिक है ऑनलाइन गेमिंग का पहला उत्कृष्टता केंद्र। याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉनिक सूचना प्रौद्योगिकी और कौशल विकास और उद्यमिता राज्य मंत्री हैं, जिनका नाम है राजीव चंद्रशेखर। इन्होंने बताया कि भारतीय सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क के माध्यम से डिजिटल इंडिया स्टार्टअप हब मार्च 2023 तक ऑनलाइन गेमिंग में भारत का पहला उत्कृष्टता केंद्र शिलांग में स्थापित करेगा। तो याद रखेंगे, शिलांग में कौन सा केंद्र स्थापित हो रहा है? ऑनलाइन गेमिंग का पहला उत्कृष्टता केंद्र। और कब तक ये होने की संभावना है? मार्च 2023 तक। यहां पर एक बात और याद रखिएगा, इसके माध्यम से उत्तर पूर्व में जो स्टार्टअप और उद्यमी है, इनको काफी मदद मिलेगी। यहां पर एक ऑनलाइन गेमिंग पारिस्थितिक तंत्र विकसित हो पाएगा। अगला देखिए, अगला टॉपिक है पैगाह मकबरे के संरक्षण के लिए वित्तीय सहायता दी गई है। याद रखिएगा, हैदराबाद में 18वीं और 19वीं शताब्दी में निर्मित 6 पैगाह मकबरों के संरक्षण और उसकी बहाली के लिए अमेरिका के द्वारा $250,000 की वित्तीय सहायता दी जाएगी। याद रखिएगा, ये जो अमेरिका की तरफ से वित्तीय सहायता दी जाएगी, ये सांस्कृतिक संरक्षण के लिए अमेरिकी राजदूत कोष से दिया जाएगा। याद रखिएगा, भारत में जो अमेरिका की अंतरिम प्रभारी राजदूत हैं, जिनका नाम है एलिजाबेथ जोन्स, उन्होंने इस बात की घोषणा की है। याद रखिएगा, ये 5वीं ऐसी योजना है जो अमेरिकी राजदूत के फंड फॉर कल्चर प्रिवेंशन द्वारा समर्थित है। क्लियर है? याद रखिएगा, अमेरिकी वाणिज्यिक दूतावास इसे हैदराबाद में वित्त पोषित करेगा, जिसे आगा खां ट्रस्ट फॉर कल्चर के द्वारा लागू किया जाएगा। क्लियर है? यहां पर एक बात और याद रखिएगा कि ये जो पैगाह मकबरा है, ये परिसर पुरातत्व विभाग तेलंगाना सरकार का एक संरक्षित परिसर है। पैगाह मकबरा, या इसको आप मकबरा शम्स अल उमरा के नाम से भी जानते हैं, पैगाह परिवार की कुलीनता से संबंधित है और इसमें हैदराबाद के निजाम आसफ जाही वंश के थे, उन्होंने यहां पर सेवा की थी। क्लियर है? तो याद रखेंगे, ये कहां पर है पैगाह मकबरा? हैदराबाद में। अगला देखिए, अगला टॉपिक है 14वां वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस। याद रखिएगा, भारतीय मसालों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देने के लिए वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस यानी WSC का 14वां संस्करण 16 से 18 फरवरी 2023 को मुंबई में आयोजित किया जाएगा। यदि आपसे यह प्रश्न पूछा जाए कि जो 14वां वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस है, इसका विषय क्या है, तो याद रखिएगा, इसका विषय है विजन 2030 SPISES, अर्थात स्थिरता, उत्पादकता, नवाचार, सहयोग, उत्कृष्टता और सुरक्षा। तो आप ये भी याद रखेंगे कि इसका आयोजन मुंबई में होगा 16 से 18 फरवरी 2023 के बीच, और इसका विषय भी आप ध्यान में रखेंगे। क्लियर है? याद रखिएगा, इस कांग्रेस में न केवल व्यापारियों के लिए बल्कि नीति नियामकों के लिए भी एक मंच बनाया गया है। इस कार्यक्रम में G20 देशों के बीच मसाला व्यापार को बढ़ावा देने के लिए भी व्यवस्था की गई है। याद रखिएगा, महाराष्ट्र राज्य जो है, ये मसाला उत्पादन करने वाले अग्रणी राज्यों में से एक है और महाराष्ट्र भारत में हल्दी का सबसे बड़ा उत्पादक है। यदि हम वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस की बात कर लें तो इसको शॉर्ट फॉर्म में WSC कहा जाता है। इसकी स्थापना 1990 में की गई थी और ये जो WSC का आयोजन है, ये प्रत्येक 2 वर्ष के बाद आयोजित किया जाता है। याद रखिएगा, अभी आपने जाना कि ये जो 14वां वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस है, इसका आयोजन कहां पर हो रहा है? मुंबई में हो रहा है 16 से 18 फरवरी 2023 के बीच। अगर आपसे 13वां वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस पूछ लिया जाए तो याद रखिएगा, 2016 में गुजरात विश्वविद्यालय अहमदाबाद में इसका आयोजन किया गया था। और 13वें वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस की थीम क्या थी? लक्ष्य 2020 स्वच्छ, सुरक्षित और सतत आपूर्ति श्रृंखला थी। क्लियर है? याद रखेंगे, इसका आयोजन मसाला बोर्ड और वाणिज्य मंत्रालय के द्वारा भारत में मसाला व्यापार संघों की सक्रिय भागीदारी के साथ किया जाता है। क्लियर है? अगला देखिए, अगला टॉपिक है 20% एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल। याद रखिएगा, 1 अप्रैल 2023 से भारत के कुछ चुनिंदा शहरों में 20% इथेनॉल वाला पेट्रोल मिलना प्रारंभ हो जाएगा। यहां पर इस डेट को याद रखेंगे, 1 अप्रैल 2023 से। ये जो 20% मिश्रित पेट्रोल है, इथेनॉल मिश्रित, इसको शॉर्ट फॉर्म में E20 पेट्रोल कहा जाता है। याद रखिएगा, वर्ष 2025-26 तक, इथेनॉल आपूर्ति वर्ष तक देश में कुल पेट्रोल आपूर्ति में 20% इथेनॉल मिलाए जाने का लक्ष्य रखा गया है। यानी देश के कुल पेट्रोल आपूर्ति में जो 20% इथेनॉल मिलाए जाने का लक्ष्य है, वो कब तक का है? तो 2025-26 का है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला देखिए, अगला है चीन की जनसंख्या में सबसे बड़ी गिरावट। याद रखिएगा, चीन की जनसंख्या में वर्ष 1961 के बाद सबसे बड़ी गिरावट देखी गई है। चीन में अब नकारात्मक जनसंख्या ग्रोथ शुरू हो गई, यानी चीन में अब मरने वालों के लोगों के आंकड़े में वृद्धि हो गई है जो बच्चे पैदा हो रहे हैं उनकी अपेक्षा। क्लियर है? चीन का जो नेशनल ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स है, उसने एक आंकड़ा दिया कि 2022 के अंत में जो देश की जनसंख्या है वो कितनी हो गई है? 1.41175 अरब,
और यदि हम 2021 में बात करें तो ये जनसंख्या थी 1.41260। ठीक है, ये आप ध्यान में रखेंगे। अगला देखिए, अगला प्रश्न है युगांडा से इबोला वायरस समाप्त। याद रखिएगा, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के द्वारा युगांडा में जनवरी 2023 में सूडान इबोला वायरस के कारण होने वाली इबोला वायरस के प्रकोप से समाप्ति की घोषणा कर दी गई है। यानी WHO ने अब युगांडा को इबोला वायरस से मुक्त घोषित कर दिया। कब? जनवरी 2023 में। आप सभी को पता है कि मध्य मुंबेडे जिले में 20 सितंबर 2022 को पहला मामला आया था और युगांडा ने 4 महीने के कम समय में इस प्रकोप को समाप्त कर दिया। यहां पर एक बात और याद रखिएगा कि इसके पहले गिनी में इबोला वायरस की समाप्ति की घोषणा की गई थी। यानी WHO ने पहले गिनी को इबोला वायरस मुक्त घोषित किया और अब उन्होंने युगांडा को भी इबोला वायरस मुक्त घोषित कर दिया गया। याद रखिएगा, ये जो इबोला है ये रक्तस्रावी बुखार के रूप में जाना जाता है। इसमें मनुष्यों में एक बहुत दुर्बल और गंभीर घातक बीमारी हो जाती है जिसमें रक्त का अत्यधिक स्राव होता है। याद रखिएगा, इबोला वायरस पहली बार वर्ष 1976 में इबोला नदी के पास खोजा गया था, जो अब कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में है। याद रखिएगा, इस रोग का जो पहला मामला है वो दिसंबर 2013 में गिनी में दर्ज किया गया था और आपने पढ़ लिया है कि गिनी को भी अब इबोला वायरस मुक्त घोषित किया जा चुका है। अगला देखिए, अगला है भू-स्थानिक हैकाथॉन। याद रखिएगा, 14 जनवरी 2023 को केंद्रीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने नई दिल्ली में भारत के भू-स्थानिक पारिस्थितिक तंत्र में नवाचार और स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए भू-स्थानिक हैकाथॉन का शुभारंभ किया है। क्लियर? याद रखिएगा, ये जो हैकाथॉन है ये भारत को 2030 तक $10 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने में मदद करेगा। भू-स्थानिक हैकाथॉन 10 मार्च 2023 को समाप्त हो जाएगा। इसमें चुनौतियों के 2 सेट हैं, एक है रिसर्च चैलेंज और दूसरा है स्टार्टअप चैलेंज। यदि हम इस हैकाथॉन के उद्देश्य की बात कर लें तो इसका उद्देश्य है सतत विकास लक्ष्य 2030 को अर्जित करने के लिए हमारे देश में प्रभावी नीति विकास करना, प्रोग्रामिंग और परियोजना प्रचालन के लिए एक विश्वसनीय भू-स्थानिक जानकारी प्राप्त करना। अगला देखिए, अगला टॉपिक है सांची स्तूप के पूर्वी गेट की प्रतिकृति का अनावरण। बर्लिन पैलेस जर्मनी में यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल सांची स्तूप के पूर्वी गेट की एक प्रतिकृति का अनावरण किया गया। कहां पर? बर्लिन पैलेस जर्मनी में, जो कि हम्बोल्ट फोरम संग्रहालय के परिसर के प्रवेश द्वार की ओर ले जाती है। यहां पर एक बात याद रखिएगा, ये बर्लिन का नृवंशी विज्ञान संग्रहालय है और एशियाई कला संग्रहालय है। इस गेट को जर्मन और भारतीय मूर्तिकारों के द्वारा बनाया गया। अगर लागत की बात करें तो इसमें 1.6 मिलियन यूरो यानी लगभग अगर बात करें तो $1.7 मिलियन के बराबर इसमें खर्च हुआ है। याद रखिएगा, इसे लाल बलुआ पत्थर के प्रयोग से निर्मित किया गया है। यदि वजन की बात करें तो इसका वजन 150 टन है। इस गेट की जो लंबाई है वो 10 मीटर है, 6 मीटर ये चौड़ा है। इसमें जो 3 क्रॉसबीम और 2 स्तंभ हैं, इस पर बुद्ध के जीवन से संबंधित दृश्यों को प्रदर्शित किया गया है। ये बात आप ध्यान में रखेंगे। बौद्ध प्रतीक कामुक दिखने वाली भाग्यशाली जिन, हाथी, शेर और मोर के भी चित्रण इस गेट पर सजाते हैं। एक बात और याद रखिएगा कि मध्य प्रदेश राज्य के रायसेन जिले में स्थित सांची का जो स्तूप है, ये इसका निर्माण सम्राट अशोक ने 3री सदी ईसा पूर्व में कराया था। ये प्रश्न भी आपसे पूछा जा सकता है। अगला देखिए, अगला टॉपिक है 8वां हैदराबाद त्यागराज आराधना संगीत समारोह। याद रखिएगा, संस्कृति फाउंडेशन तेलंगाना में हैदराबाद त्यागराज आराधना संगीत समारोह का 8वां संस्करण पेश किया गया, जो कि 18 जनवरी से 22 जनवरी 2023 तक शिल्प परम माधापुर में आयोजित किया गया। क्लियर है? यहां पर एक बात और याद रखिएगा कि संस्कृति फाउंडेशन इस कार्यक्रम के एक भाग के रूप में प्रसिद्ध संगीत विदुषी अवसरला कन्याकुमारी को भी सम्मानित किया गया। इसमें यह समारोह संत त्यागराज की याद में आयोजित किया गया और यह 1 वर्षीय प्रदर्शन कार्यक्रम है। अगला देखिए, अगला टॉपिक है ई गवर्नेंस जम्मू और कश्मीर। याद रखिएगा, जम्मू और कश्मीर प्रशासन के डिजिटल तरीकों को पूरी तरह से अपनाने वाला यह भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। यानी अगर आपसे पूछा जाए कि डिजिटल तरीकों को पूरी तरह से अपनाने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन है, तो उसका नाम है जम्मू कश्मीर। और जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल कौन है? मनोज सिन्हा। अगला देखिए, याद रखिएगा, इसमें जम्मू कश्मीर में सभी सरकारी और प्रशासनिक सेवाएं वर्तमान में केवल डिजिटल रूप में प्रदान की जाती है। क्लियर है? यहां पर एक बात और याद रखिएगा कि सभी सरकारी सेवाओं को डिजिटल मोड में उपलब्ध कराने के लिए जो जम्मू कश्मीर में कार्यक्रम प्रारंभ किया गया, उसका नाम क्या था? डिजिटल जम्मू कश्मीर कार्यक्रम। क्लियर है? यहां पर एक बात और याद रखिएगा कि जम्मू कश्मीर में 227 ऑनलाइन सेवाओं के साथ रैपिड असेसमेंट सिस्टम में पहले स्थान पर है। क्लियर है? और पहली डिजिटल ऑनलाइन लाइब्रेरी इसने शुरू की है। याद रखिएगा, जम्मू कश्मीर कर्मचारी निगरानी पोर्टल में देश में पहला पोर्टल है। क्लियर है? तो जम्मू कश्मीर कर्मचारी निगरानी पोर्टल जो है ये देश में पहला पोर्टल है जिसने कर्मचारियों के कामकाज की निगरानी होती है। अगला देखिए, अगला है लोकतंत्र के लिए शिक्षा।
याद रखिएगा 18 जनवरी 2023 को सभी को शिक्षा प्रदान करने के लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा अर्थात यूएनजीए के द्वारा लोकतंत्र के लिए शिक्षा नामक एक संकल्प को अपनाया गया। यहां पर एक बात और याद रखिएगा, अगर हम इस संकल्प के उद्देश्य की बात करें तो इसका उद्देश्य है कि जो सदस्य राज्य हैं उसमें लोकतंत्र के लिए शिक्षा को उनके शिक्षा मानकों में एकीकृत करने के लिए प्रोत्साहित करना। क्लियर है? अगला देखिए, अगला टॉपिक है मासिक धर्म और मातृत्व अवकाश। याद रखिएगा, भारत में पहली बार केरल सरकार ने, जहां के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन है, उन्होंने छात्राओं के लिए उच्च शिक्षा विभाग के संस्थानों में 18 वर्ष से अधिक उम्र की सभी छात्राओं को मासिक धर्म और मातृत्व अवकाश देने की घोषणा की है। याद रखिएगा, उच्च शिक्षा विभाग ने 18 वर्ष पूरी कर चुकी छात्राओं को अधिकतम 60 दिनों का मातृत्व अवकाश देने का निर्णय लिया गया है। अब केरल राज्य में जो छात्राओं की जो उपस्थिति है वो मासिक धर्म अवकाश सहित 73% होगी, जो पहले कितनी थी? 75% थी। क्लियर है? यानी इस मातृत्व अवकाश के कारण अब उनकी इस जो उपस्थिति का परसेंटेज था वो 75 से 73% हो गया है। क्लियर है? अगला देखिए, अगला पॉइंट है मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम भार ओएस। याद रखिएगा, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास यानी आईआईटी मद्रास ने एक मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम विकसित किया है जिसका नाम क्या है? भार ओएस, BHAROS। तो याद रखेंगे, ये जो भार ओएस है ये एक मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है। किसके द्वारा विकसित किया गया? आईआईटी मद्रास के द्वारा। इससे भारत में 100 करोड़ सेलफोन उपभोक्ताओं को लाभ पहुंचेगा। क्लियर है? अब आइए जरा इसको डिटेल में देखिए। याद रखिएगा, JANDK ऑपरेशंस प्राइवेट लिमिटेड, ये जो JANDK ऑपरेशन प्राइवेट लिमिटेड है ये आईआईटी मद्रास द्वारा स्थापित कंपनी है। क्लियर है? और इसी ने स्वदेशी रूप से विकसित किया है भार ओएस को। क्लियर है? और ये जो भार ओएस है ये देश में मजबूत डिजिटल बुनियादी ढांचे के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। इस ऑपरेटिंग सिस्टम में यूजर्स को हाईटेक सिक्योरिटी और प्राइवेसी प्रदान की गई है। क्लियर है? तो ये बात आप यहाँ पर याद रखेंगे। यहाँ पर एक बात और आपको याद रखना है, ये जो भार ओएस है इसमें नो डिफॉल्ट एप्स यानी NDA है। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि लोगों को उन ऐप का उपयोग करने के लिए मजबूर नहीं किया जाता है जिनमें वे अपरिचित या जिन पर वो भरोसा नहीं करते हैं। क्लियर है? अगला टॉपिक है तरंग मेल सेवा। याद रखिएगा, गुजरात राज्य में भारतीय डाक विभाग के द्वारा समुद्र मार्ग से पार्सल और डाक पहुंचाने के लिए जिस सेवा को प्रारंभ किया गया उसका नाम है तरंग मेल सेवा। केंद्रीय राज्य मंत्री हैं, उनका नाम है देवू सिंह चौहान। उन्होंने सूरत में हजीरा बंदरगाह से इस सेवा का शुभारंभ किया है। याद रखिएगा, भारतीय डाक विभाग ने सौराष्ट्र, दक्षिणी गुजरात, मुंबई के बीच में डाक पहुंचाने के लिए गोगा हजीरा मार्ग पर रोरो फेरी सेवा का शुभारंभ किया है। अगला देखिए, अगला टॉपिक है भूमिगत मेट्रो स्टेशन पुणे में। याद रखिएगा, महाराष्ट्र के पुणे में मेट्रो रेल का जो सिविल कोर्ट इंटरचेंज मेट्रो स्टेशन है वो भारत का सबसे गहराई में स्थित मेट्रो स्टेशन है। तो याद रखेंगे, भारत का सबसे गहराई में स्थित मेट्रो स्टेशन कहां पर है? पुणे, महाराष्ट्र में। यदि हम इस मेट्रो स्टेशन की गहराई जमीन से देखें तो ये 33.1 मीटर गहरा है। यदि आप इसको फीट में देखेंगे तो 108.59 फीट नीचे ये है। अगला देखिए, अगला है स्टेम इनोवेशन एंड लर्निंग स्टेशन। याद रखिएगा, अमेरिकन इंडिया फाउंडेशन के द्वारा, यानी इसको शॉर्ट फॉर्म में आप AIF के नाम से जानते हैं, इसने भारत के पहले स्टेम इनोवेशन एंड लर्निंग सेंटर, इसका शॉर्ट फॉर्म क्या है? SILC, इसका उद्घाटन किया है। कहां पर? चेन्नई, तमिलनाडु में। तो यहां पर दो बात आपको प्रमुख रूप से याद रखनी है। सबसे पहली बात, ये जो स्टेम इनोवेशन एंड लर्निंग सेंटर है ये कहां इसका उद्घाटन किया गया? तो चेन्नई, तमिलनाडु में। किसके द्वारा? अमेरिकन इंडिया फाउंडेशन के द्वारा। अगला देखिए, अब ये प्रश्न उठता है कि ये जो स्टेम इनोवेशन एंड लर्निंग सेंटर है इसका उद्देश्य क्या है? तो याद रखिएगा, इसका उद्देश्य है उन्नत स्टेम पाठ्यक्रमों में छात्रों की जिज्ञासा का पोषण करना, साथ ही साथ नवीन विचारों को प्रोटोटाइप में विकसित करना, राज्य, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए एक मंच प्रदान करने में सहायता करना। यदि हम स्टेम के फुल फॉर्म को देखें तो S फॉर साइंस है, T फॉर टेक्नोलॉजी है, E फॉर इंजीनियरिंग है, M फॉर मैथ्स है। और ये जो स्टेम की अवधारणा है US नेशनल साइंस फाउंडेशन के द्वारा 2001 में प्रस्तुत की गई थी। इसको ध्यान में रखेंगे। अगला टॉपिक है माब्जा जांगपो नदी। याद रखिएगा, भारत, नेपाल और तिब्बत के ट्राई जंक्शन के करीब चीन के द्वारा तिब्बत में माब्जा जांगपो नदी पर एक बांध का निर्माण किया जा रहा है। याद रखिएगा, ये जो माब्जा जांगपो है नदी, ये गंगा की सहायक नदी है और चीन के द्वारा यह निर्माण कार्य 2021 में यारलुंग जांगपो के निचले क्षेत्र में 70 गीगावाट बिजली उत्पादन के लिए इस बांध के निर्माण की घोषणा की गई थी। याद रखिएगा, यह नया बांध ट्राई जंक्शन से लगभग 16 किलोमीटर उत्तर में स्थित है और यह भारत के उत्तराखंड राज्य के काला पानी क्षेत्र के नजदीक है। तो ये भारत के सामरिक दृष्टिकोण से भी ये काफी महत्वपूर्ण है, तो इसको आप ध्यान में रखेंगे। अगला है विश्व का सबसे लंबा कैलीग्राफिक पेंटिंग। याद रखिएगा, मक्का की ग्रैंड मस्जिद रोड क्षेत्र में
अब विश्व की सबसे लंबी कैलीग्राफिक पेंटिंग का निर्माण किया गया है। क्लियर है? तो याद रखेंगे कहां पर? मक्का के ग्रैंड रोड मस्जिद क्षेत्र में। अब ये प्रश्न उठता है कि ये जो विश्व का सबसे लंबा कैलीग्राफिक पेंटिंग है, ये किस कलाकार के द्वारा बनाई गई? तो उनका नाम है अमल फेलम्बन। क्लियर है? अमल फेलम्बन साहब ने 75 मीटर की भित्ति जो स्थानीय सरकार के द्वारा अपनी सौंदर्य अपील में सुधार करने और तीर्थयात्रियों को सऊदी विरासत और संस्कृति दिखाने के लिए आयोजित किए गए एक कार्यक्रम के हिस्से के रूप में मक्का को सुशोभित करती है। क्लियर है? याद रखिएगा, अरबी सुलेख, जिसे मक्का नगर पालिका पवित्र कुरान से जुड़े सबसे महत्वपूर्ण लिखित और दृश्य कलाकारों में से एक मानती है, इस प्रतियोगिता का विषय भी है। क्लियर है? अगला देखिए, अगला महत्वपूर्ण टॉपिक है भारत का 74वां गणतंत्र दिवस। याद रखिएगा, भारत ने 26 जनवरी 2023 को जो अपना गणतंत्र दिवस मनाया, उसका क्रम क्या है? ये 74वां गणतंत्र दिवस। याद रखेंगे। यहां एक बात और याद रखिएगा, इस गणतंत्र दिवस समारोह में जो मुख्य अतिथि थे वो थे मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अल सीसी। क्लियर है? और याद रखिएगा, ये पहली बार भारत में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। इसमें मिस्र की सेना के एक सैन्य दल ने भी गणतंत्र दिवस परेड में भागीदार किया। याद रखिएगा, भारत और मिस्र इस वर्ष अपने राजनयिक संबंध की स्थापना के 75वां वर्ष मना रहा है। इस दृष्टिकोण से भी मिस्र के राष्ट्रपति को इसमें मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया गया था। याद रखिएगा, 2022-23 में, यानी जो 2023 में भारत में G20 की अध्यक्षता में बैठक संपन्न होगी, इसमें मिस्र को एक अतिथि देश के रूप में आमंत्रित किया गया है। याद रखिएगा, गणतंत्र दिवस परेड 2023 में सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग टुकड़ी और झांकी की घोषणा की गई। इसमें अलग अलग प्रणालियों के द्वारा इसमें परिणाम घोषित किए गए। एक प्रणाली थी जिसमें न्यायाधीशों के एक पैनल के द्वारा उसकी रिपोर्ट आई। दूसरा माई जीओवी के द्वारा एक ऑनलाइन सार्वजनिक वोट के माध्यम से भी परिणाम घोषित किया गया। तो आपको इन दोनों परिणामों को ध्यान में रखना होगा। आइए देखते हैं। इसमें पहला है कि जो न्यायाधीशों का पैनल था उसने जो मूल्यांकन करके दिया रिपोर्ट, वो क्या है? उसमें तीनों सेनाओं में जो सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग टुकड़ी थी वो थी पंजाब रेजिमेंट सेंटर की टुकड़ी। यदि हम CAPF और अन्य सहायक बलों में सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग टुकड़ी की बात करें तो उसमें CRPF मार्चिंग टुकड़ी नंबर 1 पर थी। यदि हम सर्वश्रेष्ठ 3 झांकियों की बात करें, यहां से आपके यहाँ प्रश्न बहुत पूछा जाता है, तो याद रखिएगा, पैनल के मूल्यांकन के आधार पर राज्य और संघ राज्य में पहले स्थान पर उत्तराखंड था, जिसमें मानस खंड से संबंधित है ये। दूसरा महाराष्ट्र, जिसमें 3.5 शक्तिपीठे और नारी शक्ति को प्रदर्शित किया गया था। और जो उत्तर प्रदेश की झांकी थी वो अयोध्या दीपोत्सव से संबंधित थी और इसको तीसरा स्थान मिला। क्लियर है? यानी पहले स्थान पर उत्तराखंड की झांकी, दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र की और तीसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश की थी। याद रखिएगा, सर्वश्रेष्ठ झांकी अगर हम मंत्रालय और विभाग के दृष्टिकोण से देखें तो जो जनजातीय कार्य मंत्रालय है, जिसने एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय पर आधारित झांकी बनाई थी, उसको यहाँ पर सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार मिला है। यदि हम विशेष पुरस्कार की बात करें तो केंद्रीय लोक निर्माण विभाग जैव विविधता संरक्षण पर जो उन्होंने अपना दिया था, वंदे भारतम डांस ग्रुप, उनको विशेष पुरस्कार दिया गया है। अगला जो परिणाम घोषित किया गया था वो माई जीओवी वेब पेज के आधार पर किया गया। इसके आधार पर तीनों सेवाओं में जो सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग टुकड़ी थी वो थी भारतीय वायुसेना की मार्चिंग टुकड़ी। यदि हम CAPF और अन्य सहायक बलों में सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग टुकड़ी की बात करें तो इसमें CRPF मार्चिंग टुकड़ी को सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार मिला। अब जो महत्वपूर्ण पुरस्कार है कि सर्वश्रेष्ठ 3 झांकियां कौन थी, तो इसमें नंबर 1 पर गुजरात था, जिसने स्वच्छ हरित ऊर्जा कुशल गुजरात पर आधारित ये झांकी बनाई थी। इसमें दूसरे नंबर पे उत्तर प्रदेश है, जो कि अयोध्या दीपोत्सव से संबंधित है। तो याद रखेंगे कि जो पैनल का मूल्यांकन था उसके आधार पर उत्तर प्रदेश का तीसरा स्थान था, लेकिन माई जीओवी वेब पेज के आधार पर उत्तर प्रदेश का दूसरा स्थान था। और इसमें तीसरे स्थान पर महाराष्ट्र रहा। 3.5 शक्तिपीठ और नारी शक्ति पर आधारित इनकी झांकी थी। यदि हम सर्वश्रेष्ठ झांकी केंद्रीय मंत्रालय और विभाग की बात करें तो इसमें CAPF जो गृह मंत्रालय की झांकी थी उसको यहाँ पर सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार मिला है। देखिए, अगर हम गणतंत्र दिवस के थोड़ा सा बैकग्राउंड को देखें, कांग्रेस पार्टी के द्वारा यह घोषणा की गई थी कि 26 जनवरी 1930 को भारतीयों के द्वारा स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। इसीलिए 1950 में जब संविधान लागू किया गया तो 26 जनवरी की तिथि निर्धारित की गई। दूसरी बात कि 15 अगस्त 1947 को भारत एक स्वतंत्र राष्ट्र बना और यह तारीख जो है ये लॉर्ड लुई माउंटबेटन के द्वारा निर्धारित किया गया था। अगर हम जो तीसरा महत्वपूर्ण पॉइंट देखें तो अगर आपसे यह पूछा जाए कि भारतीय संविधान का जो मसौदा समिति थी वो किसकी अध्यक्षता में, तो याद रखिएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में बनाई गई थी। और भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को तैयार हुआ था, इसीलिए 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। कई बार आपसे यह भी प्रश्न पूछा जाता है कि भारतीय संविधान को कब अंगीकृत आत्मार्पित किया गया था, तो आपका जवाब होता है 26 नवंबर 1949 को। लेकिन अगर आपसे यह प्रश्न पूछ लिया जाए कि भारतीय संविधान को कब लागू किया गया, तब आपका जवाब होगा 26 जनवरी 1950 को। क्लियर है? तो इन दोनों डेट को आप यहाँ पर याद रखेंगे। अगर तैयार हुआ और स्वीकार किया गया, आत्मार्पित किया गया, ये पूछा जाए तो 26 नवंबर 1949 आप बताएंगे। अगला देखिए, अगला टॉपिक है भारतीय कुश्ती संघ। देखिए, जो भारतीय कुश्ती संघ चर्चा में आया वो आया 18 जनवरी 2023 को, जब कुछ महिला पहलवानों ने
कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह पर गंभीर आरोप लगाए, यौन शोषण और प्रताड़ना जैसे। उसके बाद एक ओवरसाइट समिति का गठन किया गया। याद रखिएगा इस समिति का कार्य क्या है, कुश्ती महासंघ के कामकाज को देखना। यदि आपसे पूछा जाए कि इस समिति का प्रमुख किसको बनाया गया है, तो इसका प्रमुख विश्व चैंपियन मुक्केबाज मैरी कॉम को बनाया गया है। और याद रखिएगा इस समिति में जो अन्य सदस्य हैं उसमें ओलंपिक पदक विजेता योगेश्वर दत्त, द्रोणाचार्य पुरस्कार प्राप्त तृप्ति मुरगुंडे और TOPS CEO राजगोपालन है, राधा श्रीमन है। ये सभी लोग इस समिति के सदस्य हैं। क्लियर है? तो याद रखेंगे। अगला देखिए, अगला टॉपिक है भारत का पहला हरित राज्य। याद रखिएगा हिमाचल प्रदेश में जो चुनाव संपन्न हुआ उसके बाद कांग्रेस के वहां पर मुख्यमंत्री बने जिनका नाम सुखविंदर सिंह सुक्खू है। उन्होंने जल विद्युत, हाइड्रोजन और सौर ऊर्जा का दोहन करने और हिमाचल प्रदेश को 2025 तक देश का पहला हरित राज्य बनाने का लक्ष्य रखा है। तो याद रखेंगे जो हिमाचल प्रदेश ने देश का पहला हरित राज्य बनाने का लक्ष्य रखा है वो कब तक का है, 2025 तक का है। याद रखिएगा 2023-24 के दौरान प्रदेश में 500 मेगावाट की सौर परियोजनाएं स्थापित की जाएंगी, जिसमें से 200 मेगावाट की जो क्षमता की परियोजना है वो हिमाचल प्रदेश ऊर्जा निगम लिमिटेड के द्वारा स्थापित की जाएगी और जो 150 मेगावाट की क्षमता की सौर परियोजना है वो निजी भागीदारी के द्वारा स्थापित की जाएगी और इन परियोजनाओं को पूरा करने की जो उम्मीद है वो है 2025 तक। अगला टॉपिक देखिए, ग्रीन रेलवे स्टेशन प्रमाणन। याद रखिएगा ईस्ट कोस्ट रेलवे के विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन को इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल, किसके द्वारा, इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल के द्वारा ग्रीन अवधारणाओं को अपनाने के लिए ग्रीन रेलवे स्टेशन प्रमाण पत्र की प्लैटिनम रेटिंग से सम्मानित किया गया है। तो यहां पर देखिए 3 प्रश्न बन रहे हैं। सबसे पहला प्रश्न क्या बनेगा, सबसे पहला प्रश्न ये बनेगा कि जो ग्रीन रेलवे स्टेशन प्रमाणन की जो प्लैटिनम रेटिंग है उससे किसको सम्मानित किया गया, तो विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन को। किसके द्वारा, तो इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल के द्वारा। यहां पर एक बात याद रखिएगा कि विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन ने स्थायी सुविधाओं, स्वास्थ्य, स्वच्छता, ऊर्जा, जल दक्षता, स्मार्ट ग्रीन पहल, नवाचार, विकास जैसी जो श्रेणियां थी उसमें बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। अगला देखिए, अगला टॉपिक है उत्तर भारत का सबसे बड़ा तैरता सोलर प्लांट। याद रखिएगा चंडीगढ़ के प्रशासक और पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ने चंडीगढ़ में 2 बड़े सोलर प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया, जिसमें से एक उत्तर भारत का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट भी है। याद रखिएगा इसमें एक चंडीगढ़ के सेक्टर 39 स्थित वाटर वर्क्स में 2 मेगावाट पावर की क्षमता वाला सोलर प्लांट है और इसमें जो दूसरा है वो है धनसा लेक में 500 किलोवाट पावर का फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट। तो याद रखिएगा जो उत्तर भारत का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्लांट है वो कहां पर है, तो याद रखेंगे धनसा लेक के पास। कितने का है, 500 किलोवाट का पावर का। अगला देखिए, यहां पर एक बात और याद रखिएगा, दोनों परियोजनाओं को क्रेस्ट का मतलब क्या है, चंडीगढ़ रिन्यूएबल एनर्जी एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी प्रमोशन सोसाइटी, ये क्रेस्ट का फुल फॉर्म है। यानी इन दोनों परियोजनाओं को क्रेस्ट द्वारा डिजाइन भी किया गया और निष्पादित भी किया गया। इन दोनों परियोजनाओं द्वारा 20% मॉड्यूल दक्षता के साथ प्रतिवर्ष न्यूनतम 35 लाख यूनिट का निर्माण किया जाएगा। क्लियर? तो बस यहां पर आपको जो मूल याद रखना है कि इन दोनों परियोजनाओं को क्रेस्ट द्वारा डिजाइन और निष्पादित भी किया गया। अगला जो टॉपिक है वो है ई निरीक्षण सॉफ्टवेयर। याद रखिएगा ऑनलाइन ई निरीक्षण सॉफ्टवेयर के उद्घाटन के दौरान जो भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं, जिनको आप CJI के नाम से जानते हैं शॉर्ट फॉर्म में, उन्होंने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा अपने दिए गए निर्णयों को अब 4 भाषाओं में अनुवाद किया जाएगा। किसमें, हिंदी में, तमिल में, गुजराती में और उड़िया में। ठीक है, इन चारों भाषाओं के नाम आप याद रखेंगे। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा न्यायाधीश अभय ओका की अध्यक्षता में एक समिति का गठन भी किया गया जो निर्णयों को 4 भाषाओं में अनुवाद करने का कार्य करेगी। तो याद रखिएगा अभय ओका साहब की जो समिति है उसका काम क्या है, सर्वोच्च न्यायालय के जो ऑर्डर हैं उनको 4 भाषाओं में अनुवाद करवाने के संदर्भ में। किन किन भाषा में, हिंदी, तमिल, गुजराती और उड़िया। यहां एक बात और याद रखिएगा कि देश के प्रत्येक उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट में भी 2 न्यायाधीशों की एक समिति स्थापित की जाएगी जो अनुवाद संबंधी कार्य पर नजर रखेगी। अब यहां पर एक और समिति आपको ध्यान में रखना है, उनका नाम है मलिमथ समिति। और ये जो मलिमथ समिति है ये 2000 में बनी थी। उन्होंने इस संबंध में सुझाव दिया था कि न्यायालय अपनी संहिता और अपने आदेश क्षेत्रीय भाषाओं में प्रकाशित करे। यानी मलिमथ समिति 2000 की जो थी उसके सुझाव को अब यहां पर इंप्लीमेंट किया गया और 4 भाषाओं में अब ऑर्डर को प्रकाशित करने का निर्णय लिया गया। अगला टॉपिक है 30वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस। बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा गुजरात के अहमदाबाद में 27 से 31 जनवरी 2023 के बीच 30वां राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किया गया। तो यहां पर स्थान याद रखेंगे, गुजरात के अहमदाबाद में। किस क्रम का है, तो ये 30वां राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस है और कब आयोजित हुआ, तो 27 से 31 जनवरी 2023 के बीच। यहां एक बात और याद रखिएगा कि गुजरात काउंसिल ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी और गुजरात काउंसिल ऑफ साइंस सिटी और साल एजुकेशन ने संयुक्त रूप से इस कार्यक्रम का आयोजन किया था। क्लियर है? तो याद रखेंगे, ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। दूसरी बात, अगर पूछा जाए कि ये जो 30वां राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस था इसका विषय क्या था, तो याद रखिएगा इसका विषय था स्वस्थ और कल्याण के लिए पारिस्थितिक तंत्र को समझना।
क्लियर है? स्वास्थ्य और कल्याण के लिए पारिस्थितिक तंत्र को समझना। याद रखिएगा, चौथी बार गुजरात ने राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस की मेजबानी की है। अगला देखिए, अगला टॉपिक है निधि आपके निकट 2.0। याद रखिएगा, ये जो निधि आपके निकट 2.0 है, ये किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो ये कर्मचारी भविष्य निधि संगठन अर्थात ईपीएफओ के द्वारा इसका प्रारंभ किया गया है। ये एक संशोधित निधि आपके निकट कार्यक्रम है जिसके माध्यम से देश के सभी जिलों में बड़े पैमाने पर जिला आउटरीच कार्यक्रम शुरू किया गया है। याद रखिएगा, यह कार्यक्रम 27 जनवरी 2023 को श्रम और रोजगार मंत्रालय की सचिव आरती आहूजा के द्वारा लॉन्च किया गया है। याद रखिएगा, निधि आपके निकट 2.0 न केवल नियोक्ताओं और कर्मचारियों के लिए शिकायत निवारण मंच है, बल्कि ये सूचना विनिमय नेटवर्क होगा और विभिन्न राज्य और केंद्र सरकार के विभागों के जिला स्तर के अधिकारियों के साथ सूचना आदान प्रदान करने का मंच भी होगा। क्लियर है? तो ये दोनों दृष्टिकोण से ये काम करेगा। ध्यान रखेंगे, इस कार्यक्रम में एक हेल्प डेस्क बनाई गई है जहां पर सदस्यों को ऑनलाइन दावा करने जैसी ऑनलाइन सेवाएं भी मिलेंगी। क्लियर है? अगला देखिए, अगला टॉपिक है चंद्रशेखर आजाद इको पार्क और कोयला संग्रहालय। याद रखिएगा, महानदी कोल फील्ड्स लिमिटेड, जिसको शॉर्ट फॉर्म में MCL के नाम से जानते हैं, कोयला मंत्रालय के तहत प्रमुख CPSE पर्यावरण के अनुकूल और टिकाऊ खनन प्रथाओं के माध्यम से लगातार कोयला उत्पादन में नई ऊंचाइयों को प्राप्त कर रहा है। याद रखिएगा, इस दिशा में MCL यानी महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड की एक नवीन उपलब्धि क्या है? इव वैली कोलफील्ड्स झारसुगुड़ा उड़ीसा में चंद्रशेखर आजाद इको पार्क और कोयला संग्रहालय का विकास करना। तो यहां पर दो बात याद रखेंगे कि जो चंद्रशेखर आजाद इको पार्क और कोयला संग्रहालय है, ये कहां पर है? झारसुगुड़ा उड़ीसा में। किसके द्वारा? तो MCL अर्थात महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड के द्वारा। क्लियर है? यह एक बात और याद रखिएगा, ये जो पार्क है इसकी आधारशिला केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने 2021 में रखी थी। अगला देखिए, अगला टॉपिक है राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय। याद रखिएगा, 28 जनवरी 2023 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कर्नाटक के धारवाड़ में राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी है। याद रखिएगा, इस विश्वविद्यालय से ऐसे विशेषज्ञ तैयार किए जा सकेंगे जो अपराध से निपटने में सहायक होंगे और जिनकी विशेषज्ञता का उपयोग करके अपराधियों को सजा दिलाई जा सकेगी। यहां पर एक बात और याद रखिएगा, ये जो कर्नाटक के धारवाड़ में फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय है, ये भारत का ऐसा 7वां विश्वविद्यालय होगा जहां पर फोरेंसिक विज्ञान के विशेषज्ञ तैयार होंगे। क्लियर है? यहां एक बात और याद रखिएगा कि जो भारत का पहला सेंट्रल फिंगर प्रिंटिंग ब्यूरो है, वो वर्ष 1897 में कोलकाता में स्थापित किया गया था, जो वर्ष 1904 में क्रियान्वित हुआ था। क्लियर? अगला देखिए, अगला टॉपिक है ग्रीन सोलर पैनल फैक्ट्री। याद रखिएगा, ल्यूमिनस पावर टेक्नोलॉजी के द्वारा उत्तराखंड के रुद्रपुर में भारत का पहला हरित ऊर्जा आधारित सौर पैनल निर्माण संयंत्र की घोषणा की गई, जो इस वर्ष के अंत तक चालू हो जाएगा। और ये किसके द्वारा चालू किया जाएगा? ल्यूमिनस पावर टेक्नोलॉजी के द्वारा। कहां पर? उत्तराखंड के रुद्रपुर में। ठीक है, अब यहां पर एक बात और आप समझिए कि ये जो संयंत्र है ये 10 एकड़ में फैला होगा और यहां प्रत्येक वर्ष 500 मेगावाट सौर उत्पादन की क्षमता के लिए जरूरी पैनल का विनिर्माण किया जाएगा। याद रखिएगा, यह ल्यूमिनस का सोलर पैनल के लिए पहला संयंत्र होगा। क्लियर है? तो इस प्रकार आपने जनवरी माह के जितने भी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम थे उसको कंप्लीट कर लिया है। अगली क्लास में जो जनवरी माह के जो अन्य टॉपिक हैं उनको भी 1 बाय 1 कवर कराया जाएगा। शुभकामनाओं के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।